ट्रकों की आग बढ़ती जा रही थी और वो दीवानों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। दफतन किसी ट्रक के पेट्रोल टैंक ने आग पकड़ ली और वो फट गया। शोलों के साए में एक शख्स कोई 20-25 फुट फजा में बुलंद हुआ और फिर जमीन पर आ गिरा। हौलनाक धमाके से इर्द गिर्द की चट्टानें लरस गईं। आग और धुएं का मुहीब शोला आसमान की तरफ लपका और जलता हुआ पेट्रोल दूर तक फैल गया। मेरा दिल मुसरत से उछल रहा था, लेकिन मैं उनके जवाबी इकदाम से भी गाफिल नहीं था। वही हुआ, उन्होंने बेपनाह फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। मैंने जोर से आवाज लगाई और फ्रेड से चट्टान से नीचे उतरने को कहा। फ्रेड ने फौरन ही मेरी हिदायत पर अमल किया। गोलियों की इस खौफनाक बारिश में हम किसी भी लम्हे मौत का शिकार हो सकते थे। पुल जल रहा था और शोलों से मजीद रोशनी फैल गई थी। ट्रकों के इंजनों की आवाज कुछ तेज महसूस हुई। मैं गोलियों की इस बारिश के बावजूद अपना तजस्सुस न रोक सका। एक बार फिर मैंने चट्टान पर चढ़ने की हिम्मत की और दूसरी तरफ देखने लगा। वो लोग बचे कुचे ट्रकों, जीपों और इंसानों को लेकर पीछे हट रहे थे। इस कदर शदीद नुकसान उठाने के बाद अब उनमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो वहां रुकते। गोलियां चलना भी बंद हो गईं। पुल धड़ाधड़ जल रहा था। माइकल, मैग, जैक्सन और फ्रेड ने खुशी से नारे लगाए। सबके सब मुझ पर आ लदे थे। एक कोने में एडलर भी खड़ा हुआ था, लेकिन उसके तासुरात ज्यादा खुशगवार नहीं थे। जो लोग इस दौरान में एडलर की बकवास का शिकार हुए थे वो भी अब हमारी कारकर्दगी से मुतासिर हो गए थे। उनमें से बेशतर ने आगे आकर मुझे मुबारकबाद दी थी। खामोश तबा रैक्सन भी आगे बढ़कर गर्मजोशी से मुझसे मिला। उसने खुलूस से कहा, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है अली जितना तजर्बा है। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। मैंने कहा, शुक्रिया। एडलर की जहरीली आवाज फिर उभरी। दोस्तों, एडलर को तो हमेशा मतून ही करोगे तुम लोग, लेकिन जो कुछ मैं इस वक्त कह रहा हूँ उस पर यकीन न करो तो इंतहाई अफसोस की बात होगी। तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी देर के बाद आपकी जबान खुली है मिस्टर एडलर। फरमाइए, इस वक्त आप क्या नुक्ता पेश कर रहे हैं? वो बोला, अब तक ये सोचा जाता रहा है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसके दुश्मनों ने बाकी तमाम लोगों को भी मौत और जीस्त की कश्मकश में डाल दिया है। माइकल ने कहा, हाँ, ये सोचा जाता रहा है मिस्टर एडलर। तो फिर? वो बोला, अब भी तुम उस शख्सियत को नहीं पहचान सके। माइकल ने कहा, ओह, इसका इंकिशाफ आप ही करें मिस्टर एडलर। एडलर ने कहा, मिस्टर अली के अलावा और कौन हो सकता है? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जरा मालूम करके बताएं कि मिस्टर अली कौन है। माइकल ने कहा, वेरी गुड, आपकी ये बात काबिल गौर है। बल्कि मेरा ख्याल है कि आपने निहायत जहानत की बात की है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्या आप इस बात को नहीं सराहते कि अली ने अपने लातादाद दुश्मनों को नीचा दिखाया है? एडलर ने कहा, और हम जो मुसीबत में फंसे हुए हैं? माइकल बोला, हाँ, उसकी सजा मिस्टर अली को दी जा सकती है। क्या आप इनके लिए सजा तजवीज करेंगे? एडलर बोला, तुम मुझ पर तंज कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। माइकल मस्खरेपन से बोला, हाँ मिस्टर एडलर, आपका ये अंदाजा भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बकौल आपके हम तो हैं ही एक दूसरे के शरीकेकार। तमाम लोग उसकी बात पर हंस पड़े। एडलर की इन बातों को नफरत की निगाह से देखा गया। तैयारे के मुसाफिर चट्टानों से काफी पीछे हटकर आराम करने लेट गए। हम चंद आदमी भी एक ग्रुप की शक्ल में एक जगह बैठ गए थे। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। जले हुए पुल और ट्रकों की रोशनी अभी तक फैली हुई थी। मैग ने कहा, मेरा ख्याल है अब पुल की मुरम्मत तो उनके बस की बात नहीं रही। मैंने कहा, हाँ, फिलहाल तो इसका इम्कान नहीं है। मैग ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। फिलहाल? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मैग, फिलहाल ही कहा जा सकता है। उसने कहा, क्या आपके ख्याल में वो लोग कोई नई कोशिश कर सकते हैं? मैंने कहा, यकीनन इसका इम्कान है। वो बोला, लेकिन उसके जराए क्या होंगे? मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। मैग बोला, मेरा मतलब है बर्फ के इन वीरानों में वो असर नौ क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं मिस्टर मैग कि बहरहाल वो इस साजो सामान के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्हें जहाज के निहत्ते मुसाफिरों की तरफ से इस शदीद मुजाहमत की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो नए सिरे से कोशिश जरूर करेंगे। जैक्सन ने कहा, एक बात अभी भी जहन में अटकी रह जाती है मिस्टर अली। मैंने पूछा, वो क्या? उसने कहा, आखिर वो कौन है जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हो रहा है? वो जिंदा है या मर चुका है? अगर जिंदा है तो कौन है? जहाज के मुसाफिरों में उसे कैसे तलाश किया जा सकता है? मैंने हंसकर कहा, ये ड्यूटी मिस्टर एडलर के सुपुर्द कर दी जाए तो बेहतर है। माइकल बोला, ओह, वो तो डफर है। मैं उस शख्स के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में मिस्टर अली उसके बारे में कुछ सोचना बेहद जरूरी है। वो खुदा वास्ते का बैर रखने वालों में से है। मैंने कहा, मसलन क्या सोचोगे? माइकल गुस्से से बोला, अब देखिए ना वो जलील शख्स। मैंने उसकी बात काट दी, कोई बात नहीं है। न जाने किसके जहन में क्या क्या है, कौन जाने। हमें कोई मंजिल मिल ही जाए, उसके बाद कौन कहाँ होगा किसे पता। सिर्फ उस वक्त तक की बात है। मेरे ख्याल में उसे नजरअंदाज करो। मैग ने पूछा, मगर अब होगा क्या? मैंने कहा, हाँ, ये सवाल सबसे अहम है।
میرے خیال میں وقتی طور پر تو ان کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن ہم اسے مستقل چھٹکارا نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح وہ لوگ اس پل کے بغیر دریا عبور نہیں کر سکے، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب یہی بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھیں، زندہ رہنے کا ذریعہ تلاش کریں، کم از کم کوئی فوری خطرہ تو نہیں ہے۔ میگ نے کہا، اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیکسن نے پوچھا، تو پھر صبح کو؟ میں نے کہا، ہم تو اسی وقت سفر کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ فریڈ اس دوران میں پہلی مرتبہ بولا، بات کچھ عجیب سی ہے مسٹر علی۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولا، ہم میں سے کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنی زندگیاں بچانے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی اس مصیبت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی تو زندگی ہے فریڈ، ورنہ بستیاں آباد نہ ہوتی، کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ مائیکل نے کہا، ہاں، ان لوگوں کو مایوس نہیں چھوڑا جا سکتا، سب اکٹھے جئیں گے، اکٹھے مریں گے۔ تو پھر صبح کو روانگی طے پائی۔ میں نے کہا، یقیناً، بلکہ الصبح۔ یہ طے کر کے ہم سب لوگ آرام کرنے لیٹ گئے۔ شاید سب کے ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ یہ موت کا سفر ہے، انہیں طوفانی ہواؤں، برف پوش چوٹیوں اور انجانے راستوں پر سفر کرنا تھا جو انہیں کہاں لے جائیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ صبح کو سفر کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک جذبہ تھا، شاہراہ حیات تلاش کرنے کا۔ تعلیم یافتہ اور سمجھدار لوگ تھے اور حقیقت سے پوری طرح واقف تھے، اور کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے گھسٹ رہے تھے۔ جو زخمی تھے ان کی امنگیں بھی یہی تھی کہ دوا دارو کے بغیر اپنے پیروں پر چل سکیں۔ تعلیم یافتہ اور سمجھدار لوگ تھے اور حقیقت سے پوری طرح واقف تھے، اور کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے گھسٹ رہے تھے۔ جو زخمی تھے ان کی امنگیں بھی یہی تھیں کہ دوا دارو کے بغیر اپنے پیروں پر چل سکیں۔ صرف چند لوگ ایسے تھے جو دوسروں کے رحم و کرم پر تھے، لیکن خدا ترس انسان انہیں بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ صبح کو جب ہم روانہ ہوئے تو آسمان صاف اور موسم خوشگوار تھا، لیکن دن کو 10 بجے کے قریب بادل چھا گئے اور موسم میں یکایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد برف باری شروع ہو گئی، لیکن ہم چلتے رہے۔ جگہ جگہ پہاڑی ڈھلوان آئے، ان پر چلنا خاصا دشوار رہا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم راستہ عبور کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک خطرناک ڈھلوان سے اترتے ہوئے ایک زخمی اسٹریچر سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اسے برف میں ہی دفن کر دیا گیا اور پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہم مہذب دنیا سے دور ان برف پوش پہاڑوں میں مرکب جائیں گے۔ پھر ایک دشوار بلندی طے کر کے ہم چوٹی پر پہنچ گئے۔ آگے ذرا سی ڈھلوان تھی اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن شدید مایوسی کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 25 فٹ بلند گلیشیئر راستہ روکے کھڑا تھا۔ مائیکل نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، چلتے رہنا مائیکل، ہم راستہ کاٹ کر چلیں گے۔ اس نے کہا، سوری مسٹر علی، آئیے، اور ہم پھر چلنے لگے۔ گلیشیئر کے ساتھ ساتھ چکر کاٹتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف گلیشیئر تھا، دوسری طرف گہری عمودی ڈھلوان۔ ذرا سی لغزش ہمیں ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پہنچا سکتی تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم دوبارہ اپنے راستے پر آئے اور سیدھے آگے بڑھنے لگے۔ زندگی بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر کب تک جاری رہے گا۔ بالآخر رات ہو گئی۔ کھلے آسمان کے نیچے برف باری میں بسر ہونے والی یہ رات بے حد خوفناک تھی۔ برفانی ٹیلے تا حد نگاہ بکھرے ہوئے تھے، کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ یہ رات ہمارے موجودہ شب و روز کی سب سے خوفناک اور لمبی رات تھی۔ 3 اور زخمی چل بسے تھے۔ صبح کوئی ایسا زخمی نہیں رہا تھا جس کے لیے اسٹریچر کی ضرورت رہتی۔ جو زندہ تھے رات بھر میں وہ بھی ادھ موئے ہو گئے تھے، بدن سن سے محسوس ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ پاؤں سوج کر من بھر کے ہو گئے ہوں۔ برفیلی مہیب ہواؤں کے چھکڑ اب بھی چل رہے تھے اور برف کے ذرے جسم میں گویا سوراخ کر رہے تھے۔ ہرچند کہ ہم نے خود کو کمبلوں وغیرہ سے ڈھکا رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ ان ہواؤں کے سامنے بیکار تھا۔ مائیکل نے افسردہ لہجے میں کہا، کیا ان حالات میں آگے سفر کیا جا سکتا ہے؟ میں نے عزم سے جواب دیا، ہاں، سفر جاری رکھا جائے گا۔ مائیکل نے کہا، یہ لوگ چل سکیں گے؟ میں نے کہا، انہیں چلنا ہوگا۔ میری آواز دوسرے لوگوں نے بھی سن لی تھی۔ ایڈلر نے حلق پھاڑ کر کہا، میرے لیے ممکن نہیں، میرا بدن ناکارہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں مسٹر ایڈلر، جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں رکنا چاہیں ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ نے خود کو کسی کا محکوم کیوں سمجھ رکھا ہے؟ آپ جس طرح محسوس کریں اس طرح سفر کریں، ہم چلتے ہیں۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، گویا میں تنہا رہ جاؤں گا۔ یہ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر میرے ساتھ کوئی بھی چلنا پسند نہ کرے تو میں اکیلا ہی آگے بڑھ جاؤں گا۔ مائیکل نے مسکرا کر کہا، اب کیا خیال ہے مسٹر ایڈلر؟ وہ گردن جھٹک کر رہ گیا۔ دن بھر ہم وقفے سے چلتے رہے۔
रफ्तार बहुत सुस्त थी। मौसम दोपहर तक सख्त खराब था, लेकिन दोपहर के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई और उस वक्त हम एक बुलंदी को तय करके ढलवान तक पहुंचे थे कि दफतन वादी में कुछ फासले पर टीन की छतों वाले चंद कैबिन नजर आए। हम सब के हलक से खुशी की चीखें निकल गईं, जिस्म में खुद ब खुद तेजी आ गई। हमारी रफ्तार तेज हो गई। हमें मालूम था कि ये कैबिन कैसे हैं, लेकिन पिछले तजुर्बात महमेज का काम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम कैबिनों के पास पहुंच गए। चंद गज के फासले से हमने दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी तादाद 6 थी। सब बेतहाशा उनमें घुसने लगे, लेकिन चंद लम्हों के बाद सनसनी फैल गई। गोलियां चलने की आवाजें आईं और उसके साथ ही कुछ चीखें सुनाई थीं। औरतें चीखने लगी। मेरे साथ लोबो, माइकल और जैक्सन थे। हम तीनों एक कैबिन के बाहर ही रुक गए। फिर मैग उस कैबिन से बरामद हुआ। उसके शाने से खून बह रहा था। उसके पीछे फ्रेड और रैक्सन निकले और उन्होंने मैग को संभाला। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अरे ये क्या हुआ? मैग ने हौसले से कहा, ज्यादा जख्म नहीं आया, गोली सिर्फ शाने को छूती हुई गुजरी है। देखना कहीं और लोग ज्यादा जख्मी ना हो गए हों। मैं राइफल लिए करीब के कैबिन की तरफ दौड़ा। वो जरूरत के सामान से भरा हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरे कैबिनों की भी तलाशी ली गई, वो भी खाली थे। अलबत्ता उनके अकब में बर्फ पर टायरों के निशानात मौजूद थे। मुकम्मल सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। माइकल ने मैग के जख्म को कसकर बांध दिया था। इस तरह खून बहना बंद हो गया। जिस कैबिन में मैग, फ्रेड और रैक्सन दाखिल हुए थे, उसमें 2 आदमी थे। हमारे साथियों ने उन्हें नहीं देखा था। ये तो उस वक्त चौंके जब उन दोनों ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से सिर्फ एक गोली मैग के शाने को छूती हुई गुजर गई और फ्रेड ने एक लम्हा जाया किए बगैर पिस्तौल से 2 गोलियां चलाकर उन्हें ठंडा कर दिया। वरना इस मुख्तसर से कैबिन में दाखिल होने वालों की जिंदगियां बचना मुश्किल था। माइकल बोला, काश इनमें से एक हमें जिंदा मिल जाता। उससे कम से कम उन लोगों के बारे में कुछ तो मालूम हो सकता था, लेकिन उनकी कैबिन में मौजूदगी ताज्जुब खेज है। मैग ने कहा, ओ मिस्टर अली, वो यहाँ वापस जरूर आ सकते हैं। उसने अब खुद को पूरी तरह संभाल लिया था। जैक्सन ने कहा, हाँ ये ऐन मुमकिन है। उन्हें जरूर अंदाजा होगा कि हम अपनी जगह से चल पड़े हैं। फ्रेड ने कहा, इन कैबिनों में रुकना खतरनाक है। जरूरत का सामान लेकर इन्हें तबाह कर दिया जाए। खुशी की बात यह है कि यहाँ से हमें असलहा भी मिलेगा। केरोसिन ऑयल हमारे पास खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम नया जखीरा हासिल कर सकेंगे। जैक्सन ने उसकी राय से इत्तेफाक करते हुए कहा, अब देर न की जाए, कहीं हम मंसूबाबंदी में ही मसरूफ रहें और वो पहुंच जाएं। माइकल बोला, तमाम लोगों को लूट मार की दावत आम है ताकि सब हस्बे इस्तिताअत वजन लाद सकें। उसके बाद 2 कज़ाकी शुरू हो गई। 2 पिस्तौलें, 2 राइफलें और बहुत से कारतूस हाथ आ गए। उसके अलावा जरूरत का बहुत सा सामान मिल गया। सारी चीजों के हुसूल के बाद हमने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पर अमल किया, यानी कैबिनों पर तेल डालकर उन्हें आग लगा दी ताकि दुश्मन अब उनसे कोई फायदा हासिल न कर सके। जब कैबिनों से उठने वाले शोले पूरी तरह बुलंद हो गए तो हम वहां से तेज रफ्तारी से चल पड़े। जख्मियों का मसला नहीं रहा था, इसलिए सफर की रफ्तार भी तेज हो गई। शाएं शाएं करती हुई हवा चिंगाड़ती फिर रही थी। आगे चढ़ाई थी। जल्द ही सांस फूलने लगी, लेकिन बुलंदी पर गार नजर आ रहे थे। उन गारों तक पहुंचने के लिए एक दर्रे से गुजरना था। मैं सोच में डूब गया था। मैंने माइकल की तरफ देखा तो जैसे उसने मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ लिए। वो बोल पड़ा, मैं भी वही सोच रहा हूँ अली जो आप। मैंने अपने दिल की बात कही, मेरे ख्याल में ये पनाहगाह बेहतर रहेगी। माइकल ने कहा, 100%। थके हारे नीम जान लोगों को थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो उनमें जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। यूं भी मुसलसल सफर मुमकिन नहीं है। थोड़ी दूर चलकर वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि मजीद सफर जारी रख सकें। मैं बोला, तो फिर आओ उसी तरफ चलें। यखबस्ता सर्द हवाओं के थपेड़ों से बचने की ख्वाहिश हर दिल में थी। उस वक्त उन गारों की कदर कीमत हमारे दिल ही जानते थे। 3 गार मुंतखब कर लिए गए और बेचारे मुसीबत ज़दा उनमें समा गए। लेकिन हमने शदीद थकन के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां मद्देनजर रखी थीं और उन हालात में भी पहरे का इंतजाम किया गया था। पहला शख्स लोबो था, जिसने दांत निकालते हुए कहा, सब लोग आराम से सो रहो, जिस वक्त थकन दूर हो जाए कोई एक आकर मेरी जगह संभाल ले। माइकल ने कहा, तुम भी तो थके हुए हो लोबो। लोबो ने कहा, नहीं, मैं इस लफ्ज थकन के मानी से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए कभी इसके बारे में नहीं सोचता। माइकल मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, लोबो ठीक कहता है, इस राइफल और कारतूस दे दो। लोबो पहरे पर तैनात हो गया। मोरना और दूसरी औरतें उल्टा सीधा खाना तैयार करने लगी। फिर सब लोग खाने के बाद लंबे लंबे लेट गए। मेरा ख्याल है मेरे अलावा सभी सो गए थे। मुझे नींद नहीं आई। थोड़ी देर आराम करने से तबीयत कुछ बहाल हो गई थी। मैं बाहर निकल आया। लोबो अपनी जगह डटा हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया।
बोला इतनी जल्दी मास्टर? मैंने कहा तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो लोबो। वो बोला यकीन करो मैं जरूरत महसूस नहीं कर रहा। मैंने कहा थकन नहीं हुई तुम्हें? उसने कहा तुम्हारे सामने इससे इनकार नहीं करूंगा मास्टर। मैंने कहा तो फिर तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? वो बोला मैं यहाँ इस चट्टान पर कंबल में लिपटा आराम ही कर रहा था, बस यही आराम काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद भी उसी चट्टान पर लेट गया जिस पर लोबो था। मैंने कंबल अपने गिर्द लपेट लिया था। कुछ देर के लिए खामोशी तारी हो गई, फिर लोबो ने उस खामोशी को तोड़ा। बोला नींद आ रही है ना मास्टर? मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरी वजह से बाहर आ गए हो, मेरी मानो जाओ और थोड़ी देर सो जाओ, फिर बेशक तुम मेरी जगह संभाल लेना। मैंने कहा नहीं लोबो, यकीन करो नींद का शायबा भी नहीं है। वो बोला फिर खामोश क्यों हो? मैंने कहा सोच रहा हूँ। लोबो दिलचस्पी से बोला वो क्या मास्टर? मैंने कहा तुम्हारे बारे में। दिल में क्या कहते होगे तुम भी? तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से। लोबो ने कहा मेरी जिंदगी? सच सच कहो मास्टर, क्या वो मेरी जिंदगी थी? ये मौजूदा जिंदगी क्या तुम्हारा कर्ज नहीं है? जो मारे गए वो जिंदा हो सकते हैं, जो तुम्हारे साथ साथ है वो लोबो नहीं मास्टर, तुम्हारा साया है। इस बात को लिख लेना बॉस, अगर तुम मुझसे पहले मरे तो ये साया भी एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। लोबो की आवाज भर आ गई। मैं उसके अल्फाज से शदीद मुतासिर हो गया था। मैंने उसकी कलाई पर हाथ रख दिया। काफी देर के बाद मैंने भी गुलूगीर आवाज में कहा दोस्तों के मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ लोबो। उसने कहा यकीनन होगे मास्टर, मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ। मैंने कहा मेरी इब्तिदाई जिंदगी दुखों से इबारत है, तुम्हारी तरह मैं भी गरीबुल वतन हूँ। तवील अरसा कबल अपने वतन से दूर अमेरिका में ज़ेरे तालीम था, लेकिन वतन की मोहब्बत कभी दिल से न निकली। मेरा देश हर लम्हा मेरे सीने में जिंदा रहता है, मुझे उसके तसव्वुर से प्यार है। वतन से दूर सैन फ्रांसिस्को में मुझे एक दोस्त मिला, एक काबिल एतमाद और काबिल फख्र दोस्त जो मेरा हम मजहब नहीं था। उसका नाम हरबंस था। वो मुझे याद है और हमेशा याद रहेगा। मेरी एक और दोस्त लुई शी थी, एक चीनी लड़की जिसने मेरे लिए जान की बाजी लगाई, और फिर फादर जोशू। इन लोगों को जिंदगी की आखिरी सांस तक न भूल सकूंगा लोबो। उन्होंने मेरी बेलौस मदद की थी, बल्कि यूं कहो कि उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है, वरना शायद मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन न होता। लोबो ने कहा वेरी गुड, वैसे तुम्हारे बारे में बार बार एक तजस्सुस जहन में उभरता है। मैंने सोचा किसी मुनासिब वक्त में इस बारे में पूछ लूंगा। मैंने कहा क्या तजस्सुस उभरता है लोबो? वो बोला यही कि तुम कौन हो, जिन लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो उनका तुमसे क्या ताल्लुक है। तुम्हारे बारे में मेरी एक राय है मास्टर, और मैं उस पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ। मैंने पूछा वो क्या? वो बोला तुम उन लोगों से कोई मुआवजा लेकर काम तो नहीं कर सकते। मुआवजे पर काम करने वाले जरा मुख्तलिफ लोग होते हैं। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? मैंने कहा नहीं लोबो, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम लोग एक ही मिशन से ताल्लुक रखते हैं, और तुम्हें इस दौरान में तंजीम के मिशन के बारे में मालूम हो गया है। मैं उस मिशन की सच्चाई के लिए काम कर रहा हूँ, और ये सिर्फ जज्बा है जिसने मुझे दूसरी तमाम बातों से बेनियाज कर दिया है। लोबो ने गहरी सांस लेकर कहा आंखें बंद करके तस्लीम करता हूँ मास्टर, दर हकीकत जज्बे ही ये दलेरी पैदा करते हैं। एक बार फिर हम खामोश हो गए। सोने वाले ऐसे सोए कि किसी ने करवट भी न बदली। हालांकि उसूलन वो अपनी ड्यूटी संभालने के पाबंद थे, लेकिन मैंने या लोबो ने इस सिलसिले में किसी से कुछ न कहा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।